अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद सर जैन। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें और वीडियो को कंप्लीट देखा करें ताकि आपको न्यूमेरिकल समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ बातें जो होती हैं वो वीडियोज़ के मिड में और कुछ बातें जो होती हैं वीडियो के लास्ट पर होती हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें तभी आपको पूरे यानी कि न्यूमेरिकल की जो अच्छी तरह से समझ आएगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो एक मरतबा फिर से कहने जा रहा हूँ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें वीडियो पर। और उसके बाद इंस्टाग्राम पे जाकर मेरे इट्स जैन 12 पे जाकर यानी इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कीजिएगा मुझे। और अगर कोई आपको किसी भी से 9, 10, 11, 12 फिज़िक्स के लिहाज से किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे वहाँ पे जाके कमेंट मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो चलते हैं आज के हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ। आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो हमारे चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल करेंगे, क्लास 9 के। चैप्टर नंबर 5 का नेम जो है वो ग्रेविटेशन है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा यानी कि न्यूटन ने ही काम किया था और न्यूटन ने जो वर्किंग की थी, जो हमें थ्योरी पेश की थी, ग्रेविटी होती कैसे है और कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, तो सब कुछ हमें न्यूटन ने बताया था। ये तो हमारी थ्योरी है, तो आज हम थ्योरी नहीं पढ़ने जा रहे। तो आज हम अपना ना न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं इस चैप्टर के। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जब भी मैंने न्यूमेरिकल करवाए तो सबसे पहले मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट फार्मूला, उनके यूनिट्स और उनकी कांस्टेंट वैल्यू के बारे में बताता हूँ। क्योंकि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले अगर आपको उस चैप्टर के फार्मूले के बारे में ही नहीं पता और आप न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठ गए तो आप कैसे उसे सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों ने भी एक काम करना है, आप कॉपी पेंसिल पकड़ लें। ठीक है, जो जो फार्मूले मैं बताऊँगा उसको आपने लिख लेने और अपने आगे फिजिक्स की बुक भी खोल के रखें। जब मैं प्रॉब्लम को पढ़ूँ आप भी वहाँ से रीड किया करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। क्योंकि यूनिट्स का पता होगा तो आप गिवन डाटा निकाल सकते हैं। अगर यूनिट ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं मीटर किसका यूनिट है, बाज़ औक़ात वो पीछे मेंशन नहीं करता कि आपको ये डिस्टेंस गिवन है, तो आप यूनिट से यानी कि जज कर लेते हो कि यार ये हाँ ये मीटर है, मीटर लगा हुआ वैल्यू के साथ, या किलोमीटर लगा हुआ है तो ये डिस्टेंस का ही यूनिट है, या हाइट का या फिर लेंथ का यूनिट होता है। तो उसके बाद तीसरा काम क्या होता है, हमने इस पूरे चैप्टर में जो कांस्टेंट वैल्यू यूज़ हुई होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात फार्मूले में हमारे पास ना कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और गिवन डाटा में वो मौजूद नहीं होती, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। ये तो इसमें तो यानी कि इनकम्प्लीट यानी कि इसने वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो वो इनकम्प्लीट नहीं होती। कुछ कांस्टेंट वैल्यू होती है वो आप लोगों को याद रखनी पड़ती है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला है, F इज इक्वल टू जी M1 M2 डी का स्केयर। ये जो जी है, ये वाला जी, ये कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। ठीक है, ये ग्रेविटेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट लिहाजा इसकी कोई वैल्यू भी होगी, यहाँ पे M1 M2 मैस है और ये इन दोनों मैस के दरमियान क्या है, डिस्टेंस है। उसके बाद सेकेंड हमारे पास जो फार्मूला आता है वो है मैस ऑफ अर्थ, यानी कि मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, रेडियस, ग्रेविटेशन और एक्सेलरेशन। ये जो स्मॉल जी है यहाँ पर, ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है, और ये कैपिटल जी क्या था ऊपर अभी बताया मैंने, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है। हालांकि ये जो फार्मूला आई थिंक सो डैट हमने थर्ड चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, ऐसे ही है, लेकिन इसमें यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं, इसका देख लेंगे यूज़ होगा नहीं होगा, क्योंकि इसके जो लास्ट टॉपिक है ना वो सैटेलाइट वाला, उसमें इसको यूज़ किया गया हुआ है ड्राइव करने के लिए ना, ऑर्बिटल स्पीड ड्राइव करने के लिए। ये वी ओ का स्केयर नहीं है, ये वी नोट स्केयर यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्केयर है, और ये आर क्या है हमारे पास, ऑर्बिटल रेडियस है। ठीक है, उसके बाद है ये हमारे पास जी एच है। अगर हमने स्मॉल जी एच फाइंड करना हो, यानी कि अब इस चैप्टर में सबसे अहमियत एक बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी कि हमारा जो जी है, जो स्मॉल जी यानी कि 10 मीटर फी सेकंड स्केयर, जिसे हम ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कहते हैं, वो कब चेंज होता है। तो वो हमने अपना एक टॉपिक पढ़ा था, एल्टीट्यूड ऑफ जी, यानी कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो जी की वैल्यू क्या होती जाती है, चेंज होती जाती है। तो लिहाजा ये उसके लिए फार्मूला है, यानी जैसे ही हाइट बदलेगी ये वाली, क्योंकि रेडियस ज़मीन का तो वही रहना है, ज़मीन से जैसे बाहर कोई चीज़ जाएगी तो लिहाजा इसका मतलब हाइट भी क्या होगी, ये चेंज होती जाएगी। तो इसलिए इसका फार्मूला भी हम अगर न्यूमेरिकल में देखेंगे यूज़ होगा तो हम उसको करेंगे, ये हमारी बुक में लिखा हुआ था। उसके बाद ये हमारे पास एक और फार्मूला है। ठीक है, इसी से हमने ना ये फार्मूला ड्राइव किया हुआ है। ठीक है, इसी को रीअरेंज करके, ये जो सेकंड वाला फार्मूला ना, ये वाला, इसी को हमने रीअरेंज करके हमने ये फार्मूला निकाला है। ये जी एम यानी कि
ऑन मून ग्रेविटेशन एक्सलेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखना था एम लिखना था, एम ए लिख दिया। यहाँ पे आना था ये मैस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे मैस ऑफ मून आएगा। अगर हमने जी निकालना है यानी कि अपने चांद पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन क्या होता है, तो लिहाजा वहाँ पे उसका ही मैस यूज़ करेंगे। सेकंड अगला नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास ये वही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी हम निकालने के लिए ना, जैसे ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला लास्ट पे आएगा, वी नोट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर प्लस एच। उसी को रीअरेंज करके ना तो ये फार्मूला हमने निकाला हुआ है, ये ऑर्बिटल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला थे। अब इन्हीं के अंदर जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है, जैसे कि फोर्स, मैस, उसके बाद कैपिटल जी, उसके बाद कैपिटल एम आर एच। अब ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं, अब इनके कुछ यूनिट्स भी हैं। तो यूनिट्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फोर्स का यूनिट आता है, जो कि क्या है न्यूटन, और इसका सिंबल क्या है कैपिटल एन। और एक बात याद रखनी, जब भी आपने डाटा लिखना हो, ठीक है, आप हमेशा सिंबल्स यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी से इसे डिनोट करते हैं, और ये हमारे पास इसका यूनिट क्या है मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद हमारे पास ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, ठीक है, स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। और ये कैपिटल जी जो हमारे पास ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका जो यूनिट है हमारे पास वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसमें जो यूज़ होगा यूनिट वो है वेलोसिटी मीटर फी सेकंड। अब यहाँ पे हमारे पास बाज़ का डिस्टेंस भी आएगी, हाइट भी आएगी एंड रेडियस, क्योंकि ये तीनों लेंथ है। सर्कल पे चले जाएं तो ये हमारे पास लेंथ आ जाती है, ठीक है। रेडियस हाइट पे यानी कि हम जब ऊंचाई की तरफ बात कर रहे हैं, जैसे हम ज़मीन से मून की तरफ जा रहे हैं, तो हाइट के लिहाज से हम बात करेंगे, तब अब भी ये भी एच यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये देखें फार्मूले में यूज़ हुआ था। अगर हम डिस्टेंस की बात करें, ये देखें डी, तो डिस्टेंस के लिए भी मीटर है, ठीक है। ये तीनों अल्फाज जो वर्ड्स हैं ना, ये हमारे न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे, इसलिए मैंने तीनों के नेम लिख दिए थे यहाँ पे मीटर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कांस्टेंट वैल्यू का। तो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास सबसे पहले कौन सी आती है? कांस्टेंट वैल्यू में सबसे पहले कैपिटल जी, यानी कि कैपिटल जी क्या था हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसको मिक्सअप नहीं करना, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन अलहदा होता है और ग्रेविटेशन कांस्टेंट अलहदा होता है। तो इसकी वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, ये आपने याद रखनी है। और इसका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता होता है, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड राइट इट्स यूनिट। तो आपने यूनिट भी अच्छी तरह याद रखने, 2 नंबर का ये यानी कि क्वेश्चन आ जाता होता है। 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 इसकी यानी कि वैल्यू है, और इसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ जो ज़मीन है ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है ना वो एक्सपैंड होती है, लिहाजा उसका जो रेडियस है वो भी ना कम होना ना ज़्यादा होना है, ऐसे ही है। तो इसका रेडियस भी जो है ना वो भी कांस्टेंट आपने याद रखनी है। ये भी बाज़ औक़ात हमें गिवन डाटा में मौजूद नहीं होता। तो अभी मैंने बताया था इसका यूनिट देखो मीटर है, तो यहाँ पे पीछे मैंने रेडियस का यूनिट क्या लिखा हुआ था मीटर। यहाँ पे हाइट का भी मीटर होता है और डिस्टेंस का भी मीटर ही होता है। बेसिकली ये तीनों लेंथ ही हैं। अगर हम हाइट की तरफ जाएँ तो अगर ज़मीन से चांद की तरफ जाएँ तो वो भी हमारी लेंथ ही बेसिकली बनती है हाइट। और रेडियस की बात करते हैं तो ये सर्कल होता है, सर्कल में यानी कि रेडियस को मेजरमेंट करते हैं, तो बेसिकली लेंथ ही मेजर कर देती है उसकी भी। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास इसकी भी कांस्टेंट वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। उसके बाद ये स्मॉल जी, ये हम दूसरे चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं ये हम दूसरे चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है जो कि 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर होता है। उसके बाद अगली वैल्यू हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। एक वैल्यू है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो कि स्मॉल जी है, और एक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि फील्ड कहते हैं जगह को, स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को। यानी कि अब वो किसी जगह पर यानी कि ग्रेविटेशन जो ग्रेविटी है वो किसी फील्ड पे कितनी ताकत से यानी कि वो ऊपर वो फोर्स लगा रही होती है, वो होती है 10 न्यूटन पर किलोग्राम। ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन यूनिट क्या है, चेंज है, क्योंकि ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है और ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। तो इसमें कोई आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एमसीक्यूज आ जाता होता है। ये वाला पूछा होता है ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। लोग बच्चे जो होते हैं ना वो ज़रा इस पे ज़्यादा फोकस किया होता है, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं 10 मीटर फी सेकंड्स के, इसको देखना भूल जाते हैं। स्टेटमेंट भी सही नहीं पढ़ते। ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू पूछी होती है और बच्चे टिक कर आते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे। तो आपने ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी। अगर उसने लफ्ज़ यूज़ किया है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, तब आपने ये वाली स्मॉल जी की वैल्यू आपने
ये वाली जो वैल्यू है इस पर आपने टिक मार्क करना है। अगर उसने कहा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, फिर आपने ये 10 न्यूटन पर किलोग्राम पर टिक करना है, ठीक है। तो अब ये थे हमारे कुछ फार्मूले, उनके यूनिट्स और उनकी कुछ कांस्टेंट वैल्यू इस चैप्टर के जो जितने भी यूज़ हुए जो न्यूमेरिकल में हमने इस्तेमाल करने हैं। तो आज हम अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो करने जा रहे हैं। इस क्लास 9 5.1 हमारे पास न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने ये है। कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction between two spheres each of mass 1000 kg, the distance between the center of the sphere is 0.5 मीटर। चलो जी, एक मतलब हमने पढ़ लिया, अब गिवन डाटा लिखना शुरू कर देते हैं। यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है आप लोगों की। आपने एक लाइन पढ़ ली है, पढ़ना मकसद नहीं होता, उस लाइन को समझना मकसद होता है, ठीक है। आप जब गिवन डाटा लिखने बैठते हो तो आपको पता नहीं चलता लिखना क्या है, क्योंकि आपने सिर्फ एक मरतबा स्टेटमेंट पढ़ी थी। आप इसको दोबारा रीड आउट करें, ठीक है, और आराम आराम से करें। अब जो कहता है फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स, यहीं से पता चल रहा है फाइंड द ग्रेविटेशनल, ये टू फाइंड में आनी, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है। उसके बाद क्या कहता है बिटवीन टू स्फेयर्स ऑफ ईच मैस 1000 kg, यानी ईच मैस बिटवीन टू स्फेयर्स ऑफ कहा ना उसने, यानी कि दो हमारे पास मैस है और दोनों का यानी कि मैस क्या है 1000 kg। ईच ऑफ मैस उसने लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो लिहाजा ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो ईच ऑफ मैस यानी कि 1000 kg है। अब इन दोनों मैस के दरमियान द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द स्फेयर्स, यहाँ पे स्फेयर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, स्फेयर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ठीक है, प्लूरल है ये। तो यानी कि दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना है 0.5 मीटर। तो हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स हमने फाइंड करनी है, उसके बाद टू स्फेयर्स ईच ऑफ मैस 1000 kg, यानी कि मैस गिवन है, लिखा भी वो उसने मेंशन भी किया हुआ, और यूनिट से भी पता लग रहा है केजी मैस का यूनिट होता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ स्फेयर इज 0.5 मीटर। तो देखो ये यूनिट मीटर, ठीक है, लफ्ज भी उसने चलो मेंशन कर दिया डिस्टेंस, नहीं तो हम अपने यूनिट से भी डाटा निकाल लेते होते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में हमें सबसे पहले क्या गिवन, उसने कहा हुआ मैस स्फेयर ऑफ ईच मैस कितना है 1000 kg, वो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास क्या गिवन है डिस्टेंस, वो हमने भी लिख दिया। डिस्टेंस कितना है d इज इक्वल टू 0.5 मीटर। ये आपने हमेशा सिंबल्स याद कर लिखने होते हैं पेपर्स में। अगर टाइम है तो आप ये पूरे यानी इसे मेंशन भी कर सकते हैं, लेकिन सिंबल्स ही लिखो तो वही बेहतर रहता है। उसके बाद हमने टू फाइंड क्या करना है, वो पहली ही लाइन में लिखा हुआ था ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि कैपिटल एफ हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है, और हम ये इज इक्वल के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में सबसे पहले इसमें को इससे पीछे जो हमारे जो पेज था मैंने उसमें आपको कुछ फार्मूले बताए थे, उसका जो पहला फार्मूला था वही हम यहाँ पे क्या करेंगे यूज़ करेंगे। एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्केयर। अब मुझे कैसे पता चला वो इतने ज़्यादा फार्मूलों में ये यूज़ हो रहा है। पहली बात ये देखो हमें गिवन क्या था, मैथ्स गिवन था, डिस्टेंस भी गिवन था। तो इस फार्मूले में देखो मैथ्स भी है और डिस्टेंस भी है, ऐसे ही है। और जी कैपिटल जी मैंने कॉन्स्टेंट वैल्यू बताई थी आपको, वो हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है, वो आपने याद रखनी होती है। और हमने फोर्स क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो ये देखो हमारे पास फोर्स भी आ रही। अब उसके बाद अब इसको हम पुटिंग द वैल्यूज़, यानी कि अपने ये जो गिवन डाटा है, ये जो हमें वैल्यूज़ गिवन है, इसको हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे। अब पुट किया यानी कैपिटल जी की जगह हमारे पास क्या आ गया, उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। अब यहाँ पे देखो मैंने जब वैल्यूज पुट की हैं तो यूनिट्स पुट नहीं किए। तो आपने जब वैल्यूज पुट करनी होती है सॉल्व करने के लिए आपने यूनिट्स पुट साथ नहीं करने, नहीं तो आप मिस्टेक हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे m1 मैथ्स और m2 मैथ्स। अब सर यहाँ पे तो सिर्फ m गिवन है, m1 m2 आपने कैसे यानी 1000 पुट कर दिया। तो बेटा ये वापस जो अपनी स्टेटमेंट जरा दोबारा से रीड करो, लिखा हुआ है टू स्फेयर्स ऑफ ईच ऑफ मैस 1000 kg, यानी दो स्फेयर्स है और दोनों के मैसेज कितने 1000 kg है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1000 kg लिखा है, मल्टीप्लाई होने दोनों। और हमारे पास डिस्टेंस डी की वैल्यू क्या आती है 0.5 मीटर, और इसका स्क्वायर है तो हमने भी क्या लिया हुआ है स्क्वायर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं हमने क्या किया। हमने सिर्फ नेक्स्ट स्टेप में इस 1000 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, हमारे पास ये आ गया, और 0.5 का स्क्वायर लिया 0.25 आ गया, सिर्फ इतना काम किया। ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया, और इसका हमने जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये इन दोनों को आपस में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ये वैल्यू फिर एज इट इज़ ऐसे आ गई। तो इन दोनों को हमने डिवाइड किया,
और ये हमारे पास यानी कि ये हमारे पास आंसर आ गया जब डिवाइड किया इन दोनों को। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से 0.00026692 आंसर गलत है ना हमारा, क्योंकि बुक की तरफ आपका माशाल्लाह से ध्यान होगा या आपने पहले कभी किया होगा क्वेश्चन, तो आपने बुक से यानी आंसर तो सर उसमें कुछ और लिखा हुआ है, यहाँ पे तो कुछ और आ रहा है आपका आंसर। तो भाई मेरे ये स्टैंडर्ड नोटेशन में नहीं अभी आंसर है। अभी हमने जब कैलकुलेटर से आप सोल्व करोगे ना, तो आपके पास जो साइंटिफिक भी होगा या सादा भी कैलकुलेटर होगा ना, तो आपके पास वो इस तरह का आंसर देगा। तो ये भी आपका आंसर सही है, लेकिन अगर आपने इसे साइंटिफिक नोटेशन में करना है जो पहले चैप्टर में सीखी थी, तो उसका आंसर हमारे पास इस तरह आता है। यानी कि हमारे पास अगर मेरे पास ये पेंट आ जाए तो बेहतर हो जाएगा। 1 मिनट, लेज़र पॉइंट हाईलाइटर। ये जो मैंने चीज़ हाईलाइट की, ये देखो, ये वाला जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, इसको आप उठा के लेके गए हो ये यहाँ तक 2 पॉइंट, ऐसे ही है। उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट देखते थे हम, 267 7 तो है नहीं था। तो भाई मैंने इस 9 को राउंड ऑफ किया, ठीक है, ये 5 से भरा था, तो जब ये ख़त्म किया तो ये 1 ऐड हो गया, 7 आ गया। अब पॉइंट कितने डिजिट छोड़कर आ रहे हो, 1 2 3 4, तो लेफ्ट साइड से आ रहे हो, तो लिहाजा उसके -4 पावर भी आ गई। तो अकॉर्डिंग टू बुक आपका आंसर यही है। तो ये रहा आज का हमारा न्यूमेरिकल। आज हमने सिर्फ इसी न्यूमेरिकल को हमने यानी कि सोल्व करना था, वो हमने सोल्व कर लिया। इसको रेज कर लें। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा न्यूमेरिकल समझ आई है नहीं आई, जो भी मसला है, ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।